नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन बैच में एग्रोनॉमी का 37वां लेक्चर। और इस 37वें लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि पिछले 3-4 लेक्चर से मैं पानी और पानी से रिलेटेड जो भी हम खेती करते समय चीजें करते हैं, उनसे रिलेटेड हम चीजों को यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने पढ़ा इरिगेशन शेड्यूलिंग के बारे में, फिर मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इवापोट्रांसपिरेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट। जो इवापोट्रांसपिरेशन होता है, ये होता क्यों है, ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसके अलावा हमारा जो क्रॉप होती है, इस क्रॉप को कितने पानी की जरूरत होती है जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं। तो हम ये सभी चीजें कैसे पता कर पाते हैं कि कौन सी फसल को कितने पानी की जरूरत होती है, कौन सी मिट्टी में हमको कितना पानी देना चाहिए, ये सभी चीजें हमको इसी से पता चलती है। तो मैं आज आप लोगों को इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है, अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँगा बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा, और इसके साथ-साथ यहाँ पर आपको एक पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जितने भी लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसका आपको बाकायदा पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगा। इसको पढ़ लेने के बाद बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्योंकि ये पढ़ाया जाएगा, तो इसको पढ़ लेने के बाद यहाँ पर जितने सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँगे। और इसको क्लियर कर देने के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो अगर आपने इसको अच्छी तरीके से खरीद के पढ़ लिया है, तो आपको फिर अलग से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना कोई बुक खरीदना पड़ेगा और ना ही आपको अलग से कोई और चीज खरीदनी पड़ेगी, कहीं से और कोर्स खरीदना पड़ेगा। अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस पे मैंने रखा है। इतने सस्ते में इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी अगर चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793, 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, इवापोट्रांसपिरेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो हम जब बात करते हैं इवापोट्रांसपिरेशन की, तो इवापोट्रांसपिरेशन जो है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो इवापोरेशन है और दूसरा शब्द है ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ इवापोरेशन को समझ लेते हैं। इवापोरेशन को क्या कहते हैं? इवापोरेशन की अगर हम हिंदी बात करें, तो इवापोरेशन की जो हिंदी होती है, इसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक? और अगर हम इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन की बात करें, तो इवापोरेशन की जो सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है, वो क्या कहलाती है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें पानी जो है वो भाप बन के उड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। एक शब्द होता है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग के अंदर भी क्या होता है? पानी भाप बनकर उड़ता है। लेकिन जो बॉइलिंग होता है, ये पानी की ऊपरी सतह पर नहीं होता है, ये पानी के अंदर भी होता है। इसीलिए जब बॉयल हो रहा होता है कोई चीज़, तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। लेकिन जब वाष्पीकरण होता है, तो ये केवल लिक्विड की सतह पर होता है। यानी कि ये समुद्र की जो सबसे ऊपरी वाली परत है, यानी कि समुद्र की जो सतह है, वहीं से भाप बनकर उड़ता है। इसमें बुलबुले नहीं बनते हैं, जब इवापोरेशन होता है। तो यहाँ पर हम डेफिनिशन की बात करते हैं। डेफिनिशन यानी परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी द्रव यानी कि लिक्विड सतह से गैसीय अवस्था में बदलकर वायुमंडल में चला जाता है, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं, सिंचाई करते समय जो पानी हम खेत में डालते हैं, इसके अलावा जो हमारे समुद्र का पानी है, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अगर कहीं पर भी पानी पाया जा रहा है, तो जैसे ही ये सनलाइट के संपर्क में आता है, जैसे उसका तापमान बढ़ता है, तुरंत ही वो जो लिक्विड पानी है, वो भाप बनकर वायुमंडल में जाना स्टार्ट कर देता है, और यही आगे चलकर बादल बनता है। और यही बादल कंडेंस होता है और कंडेंस होकर फिर बरसात के रूप में या फिर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमारी पृथ्वी पर आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। ये होता कैसे है? सबसे पहले तो पानी गर्म होगा। जो पानी का सबसे ऊपरी सरफेस है वो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद वो भाप बनेगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके ये क्लाउड बन जाता है। और यही क्लाउड बाद में जब ठंडा होता है, कंडेंस होता है,
और इसी कंडेंसेशन के बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होने लगता है, जिसको हम बरसात बोलते हैं, या फिर ओलावृष्टि और तमाम तरीके के जो पानी पृथ्वी पर आता है, ये सभी प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो एक तरीके का ये साइकिल चलता रहता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक तो समझ में आया होगा कि वाष्पीकरण होता क्या है। अब हम आगे बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की। ट्रांसपिरेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो ट्रांसपिरेशन का हिंदी में मतलब होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन अगर मैं बात करूं तो जब पानी जो होता है मिट्टी के सरफेस से, तालाब के सरफेस से, नदियों से, समुद्र के सरफेस से, यहाँ की जो सबसे ऊपरी सतह होती है, यहाँ से जो पानी उड़ के जा रहा है उसको तो हम बोल दे रहे हैं इवापोरेशन। लेकिन पौधे भी तो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं पौधे अपने अंदर, और पौधे की जो पत्तियां होती हैं, इनके अंदर जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, उन्हीं स्टोमेटा से ढेर सारा पानी भाप बन के उड़ता है। तो पौधे के अंदर से जो पानी भाप बन के उड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो पौधे के अंदर एक तरीके का ये हानिकारक एक तरीके की ये अनिवार्य बुराई होती है, जिसको अनिवार्य बुराई कहा जाता है पौधों के अंदर, जिसकी वजह से पौधे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और तमाम चीजें इस वाष्पोत्सर्जन की मदद से पौधे करते हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी में वाष्पोत्सर्जन की मदद से पौधे क्या-क्या करते हैं, मैं वहां पर डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर ऐसे समझो कि पौधे के अंदर से जो पानी होता है, उसका भाप बन के ऊपर को उड़ जाना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। परिभाषा की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी का पानी भाप के रूप में पौधों के छत्र कैनोपी से निकलकर आसपास के वातावरण में प्रवेश करता है। तो इसमें क्या कह रहा है, मिट्टी का पानी। तो ध्यान से समझना, ये मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर का पानी पहले पौधे के अंदर जाएगा, और पौधे के अंदर जो पत्तियां हैं, इस पत्ती पे जाएगा, यानी कि पूरे कैनोपी पर जाएगा, और इस कैनोपी से निकलकर भाप बन के ऊपर को उड़ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। प्रक्रिया विधि के बारे में बात करें तो इसमें पौधे के माध्यम से पानी का संचलन और पत्तियों, तनों और फूलों जैसे हवाई भागों के साथ से इसका वाष्पीकरण शामिल होता है। यानी कि पौधों में कहाँ पर, जहां जहां पर पानी पाया जाता है, चाहे फिर वो पत्तियां हों, चाहे फिर वो तने हों, चाहे फिर वो फूल हों, यानी कि पौधे का जितना भी फोलियज पार्ट होता है, हवाई भाग यानी कि जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर पाया जाता है, ये जब गर्म होता है तो ये मॉइस्चर बाहर निकलता है स्टोमेटा के थ्रू और भाप बनकर उड़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। आगे हम बात करते हैं इवापोट्रांसपिरेशन की। ये हमारा मेन हेडिंग था, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इवापोट्रांसपिरेशन को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। यानी कि इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों को जोड़ के बना दिया गया इवापोट्रांसपिरेशन। मैं आगे लेक्चर में केवल इसको इवापोट्रांसपिरेशन नहीं कह के अगर मैं ईटी बोल दूंगा, ईटी, तो आप समझ जाना कि ये इवापोट्रांसपिरेशन ही होता है। इसकी अगर हम बात करें तो जब हम खेत में पानी देते हैं, तो अगर आप ध्यान से समझना, ये हमारा खेत है, तो आपको यहाँ पर ये पौधा दिख रहा है, पौधे से जो पानी बाहर निकल रहा है उसको तो हम ट्रांसपिरेशन बोल दे रहे हैं। लेकिन पौधे के अगल बगल जो मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है, ये भी तो भाप बन के उड़ेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो यहाँ का पानी तो गर्म हो रहा है, पौधे के अंदर का पानी। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पड़ेगा, तो हमारे खेत में जो मिट्टी है उस पर पड़ेगा, तो यहाँ से भी तो पानी भाप बनकर उड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। और जब इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं को जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इवापोट्रांसपिरेशन होता है। यानी कि हमारा जो खेत होता है, उस खेत में एक ही साथ दो प्रक्रियाएं हो रही होती हैं। एक तो पौधों के अंदर से वाष्पोत्सर्जन हो रहा होता है, और जो मिट्टी के ऊपर मॉइस्चर होता है, जो मिट्टी के अंदर नमी होता है, उसका वाष्पीकरण भी हो रहा होता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। तो खेत में पानी के चक्र में इसका मिट्टी में प्रवेश, अंतः स्पंदन, पुनर्विवरण, नीचे की ओर जल निकासी, पौधों द्वारा अवशोषित, और अंत में वायुमंडल में वापस शामिल हो जाता है। कैसे होता है, बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो पानी पृथ्वी पर आया है, ये पानी जमीन के नीचे रहता है, जमीन के नीचे से भी धीरे धीरे यह ऊपर आता है, और ऊपर आके ये पौधे इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब होकर यहाँ पर पहुंच जाता है। इसके अलावा धीरे धीरे जो नीचे का पानी होता है, इवापोरेशन की वजह से ये ऊपर आता है, और ऊपर आके भाप बनकर उड़ जाता है। तो इस तरीके की ये साइकिल चलती रहती है।
और ऊपर जाएगा, बादल बनेगा और बादल बन के फिर से प्रेसिपिटेशन में ये बरस जाता है। ट्विन प्रोसेस की बात करें तो द रिटर्न ऑफ वाटर टू द एटमॉस्फेयर हैपेंस थ्रू ए ट्विन प्रोसेस, यानी कि ट्रांसपिरेशन यानी कि प्लांट के द्वारा और इवापोरेशन बाय स्पैल सरफेस के द्वारा। ये दो प्रोसेस होती है इवापोरेशन में, मैंने आप लोगों को बता दिया। कंबाइंड जो लॉस होता है, द कंबाइंड लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन इज कॉल्ड इवापोट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन के द्वारा जो पौधे का लॉस होता है, पौधे के अंदर से और हमारे खेत के अंदर से जो पानी का लॉस होता है, उसी को हम इवापोट्रांसपिरेशन बोलते हैं। सबसे सिंपल भाषा में बोले तो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन जो दोनों एक साथ होता है और दोनों को एक साथ संबोधित करने के लिए हम इवापोट्रांसपिरेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, हमारा अगला जो पॉइंट है वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं उस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ये हम कैसे पता करते हैं? तो ये हम पता करते हैं क्रॉप के कम्युलेटिव यूज की मदद से, कम्युलेटिव यूज सॉरी कंजम्पटिव यूज की मदद से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंजम्पटिव यूज होता क्या है। तो कंजम्पटिव यूज जिसको हम CU बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CU इक्वल्स टू E प्लस टी प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहाँ पर ई जो है ये इवापोरेशन है, टी जो है ये टी क्या होता है, टी होता है हमारा ट्रांसपिरेशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी MA होता है। तो इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे कोई हमारा पौधा है, तो कोई पौधा जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो पानी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? हमने खेत में जो पानी दिया है, आप कभी सोचो कि पानी में अगर रन ऑफ, सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन, लीचिंग, परकोलेशन ये सभी चीजें अगर हटा दिया जाए तो पानी कहाँ-कहाँ जाता है? तो जितना शब्द मैंने बोला ये सभी अगर आप हटा दोगे, इन्फिल्ट्रेशन आपने हटा दिया, परकोलेशन हटा दिया, रन ऑफ हटा दिया, सीपेज हटा दिया, तो जब ये इतने चारों चीजें आप हटा दोगे तो खेत के अंदर जो आपने पानी दिया वो कहाँ यूज होता है? तो वो यूज होता है केवल 3 जगह पर। एक तो पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेंगे। इसके अलावा जो पौधे पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा मात्रा में केवल 1 से 5% के आसपास पानी वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करते हैं। बाकी जो 95 से लेकर 99% तक जो पानी पौधे एब्जॉर्ब किए हैं, ये पानी क्या करते हैं, वो फिर ट्रांसपिरेशन के द्वारा उड़ा देते हैं, तो बाहर चला गया। तो एक तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पौधे ने यूज कर लिया, यानी कि पौधे जो अपनी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, पौधे अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहे हैं, पौधों के अंदर जो तमाम तरीके की केमिकल प्रोसेस चल रही होती है, उसमें पानी का यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होने वाला पानी। दूसरा जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा पौधे से पानी निकल गया भाप बनकर, वो ट्रांसपिरेशन वाला पानी। और तीसरा आता है इवापोरेशन, यानी कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी की ऊपरी सतह से जो पानी उड़ के जाता है, वो हमारा किसमें आता है, वो हमारा आता है इवापोरेशन में। तो पौधे कुल मिला के जो कंजम्पटिव यूज होता है, तो कंजम्पटिव यूज में पौधे ये 3 तरीके से अपना पानी यूज करते हैं। ठीक, ये 3 तरीका मैंने आपको बताया कि खेत के अंदर जैसे मान लेते हैं मैंने 10 लीटर पानी दिया, ठीक। अब आप सोचो 10 लीटर पानी हमने खेत में डाल दिया। अब खेत में अगर इन्फिल्ट्रेशन, परकुलेशन, सीपेज ये सभी चीजें नहीं हो रही हैं, रन ऑफ नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके से पानी खेत से बाहर नहीं जा रहा है इन चारों तरीकों से, तो बचा क्या? या तो इवापोरेशन के द्वारा पौधे से पानी खेत से पानी उड़ के जा रहा है भाप बन के। पानी कैसे खत्म हो रहा है खेत में से? जो 10 लीटर आपने पानी दिया वो खत्म कैसे होगा? वो या तो इवापोरेशन के द्वारा खत्म होगा या फिर ट्रांसपिरेशन के द्वारा खत्म होगा, और पौधे के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कुछ पानी यूज होता जाता है। तो इस तरीके से जो हम पानी देते हैं क्रॉप को, इस तरीके से पानी यूज करता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंजम्पटिव यूज की, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पौधे केवल इतने ही पानी को तो यूज कर रहे हैं, इवापोरेशन के द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा जो पानी लॉस हो रहा है, केवल इतना ही पानी तो पौधे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके अलावा जितना भी पानी है वो या तो मिट्टी में नीचे चला जा रहा है या खेत से बह के चला जा रहा है। तो वो सभी पानी तो हम मानेंगे नहीं कि पौधा यूज कर रहा है। हाँ, हमको अपना देना पड़ता है, तो फील्ड की रिक्वायरमेंट दूसरी होती है और क्रॉप की रिक्वायरमेंट दूसरी होती है। तो यहाँ पर हम केवल क्रॉप रिक्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो कंजम्पटिव यूज का जो फॉर्मूला होता है वो CU इक्वल्स टू E प्लस टी प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। ठीक, यानी कि इवापोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन प्लस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। समझ गए यहाँ तक बात? अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन की क्या बोल रहा है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्रॉप इज द
quantity of water needed for normal crop production and yield in a period of time to a place and may be supplied by precipitation or by irrigation or by both। अब इसमें हम जो पानी दे रहे होते हैं ये कई तरीके से देते हैं। या तो प्रेसिपिटेशन के द्वारा पानी मिल जाएगा तो वो भी तो कंजम्पटिव यूज के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि खेत में तब भी तो पानी जाएगा। इवापोरेशन में हम अगर बात कर रहे हैं तो हम इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट की बात। तो चाहे प्रेसिपिटेशन से पानी आए और चाहे इरिगेशन के द्वारा पानी आए, खेत में अगर पानी आ रहा है और पौधे उस पानी को यूज कर रहे हैं तो वो सभी का सभी वाटर रिक्वायरमेंट के अंतर्गत ही आता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि पौधे की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो हमारी अलग अलग फसल होती है और उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है। मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बता देता हूँ, ये टेबल है, प्रॉपर तरीके से आप इसको याद कर लेना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बात करते हैं सबसे पहले तो हम धान की, इसको हम क्या कहते हैं? राइस। राइस की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 90 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर तक होती है। इसको अगर हम मिलीमीटर में लिखेंगे तो 900 मिलीमीटर से लेके 2500 मिलीमीटर तक पानी की जरूरत पौधे को पड़ती है। ज्यादातर एग्जाम में मिलीमीटर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। बहुत बच्चे दिक्कत ये कर देते हैं कि जब ऑप्शन उनको टिक करना होता है तो पीछे सेंटीमीटर और मिलीमीटर नहीं देखते हैं, तो इस तरीके से उनका क्वेश्चन जो आता रहता है वो भी गलत हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक। तो हमको सिली मिस्टेक करने से बचना चाहिए। आगे हम बात करते हैं बीट, सोरगम, सोयाबीन और तंबाकू। ये सभी जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, ये सभी की सभी क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो 45 से लेके 65 सेंटीमीटर तक होती है। ये इतना जो पानी है, चाहे इसको प्रेसिपिटेशन के द्वारा मिल जाए, चाहे इरिगेशन के द्वारा मिल जाए और चाहे दोनों के द्वारा मिल जाए, तो ये दोनों कुल मिला के इतना पानी पौधे को चाहिए होता है। अगला है मेज और ग्राउंडनट, इसका 50 से लेके 80 सेंटीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। शुगर केन का वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होता है, 150 से लेके 250 मिलीमीटर पानी की जरूरत इसको पड़ती है। शुगर केन की और राइस की, इन दोनों की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो अगला है सोयाबीन। सोयाबीन की जब हम बात करते हैं तो 45 से लेके 70 सेंटीमीटर पानी की जरूरत इसमें पड़ती है। कॉटन जो हमारा है वो 70 से लेके 130 सेंटीमीटर पानी की जरूरत हमारे कॉटन की खेती में पड़ती है। तंबाकू की बात करते हैं तो सॉरी पोटैटो की अगर बात करते हैं, आलू की, तो 60 से लेके 80 सेंटीमीटर पानी की जरूरत हमारे आलू को पड़ती है। आगे हम बात करते हैं क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप फॉर इरिगेशन। जब हम इरिगेशन कर रहे होते हैं तो हर क्रॉप की इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमें ज्यादा प्यास लगती है। जब हम ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं तो हमें ज्यादा प्यास लगती है। जब हम सोए रहते हैं तो हमें कम प्यास लगती है। जब ठंडी होती है तो कम प्यास लगती है, गर्मी में ज्यादा प्यास लगती है, जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो ज्यादा प्यास लगती है। तो इस तरीके से जो पौधे होते हैं, पौधों की ग्रोथ की जो स्टेज होती है, अलग अलग स्टेज में पौधों की रिक्वायरमेंट पानी की जो होती है वो बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप फॉर इरिगेशन, यानी कि पौधे की एक ऐसी अवस्था जहां पर पौधे को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसको हम क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप फॉर इरिगेशन। जैसे हमको भूख सुबह और शाम लगती है, तो ऐसा नहीं है कि सुबह और शाम को हमको खाना जरूर चाहिए। बीच बीच में अगर हमको समोसा कचौड़े कुछ मिल जा रहा है तो हम वो तो खाते रहेंगे, लेकिन हमको सुबह और शाम भोजन जरूर चाहिए होता है। वही चीज यहाँ पर क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की बात हो रही है। डेफिनेशन की बात करते हैं, वह समय जब पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा अधिक होती है, उसे जल मांग की चरम सीमा यानी कि पीक पीरियड या फिर क्रिटिकल स्टेज या क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। इसको अलग अलग हम ध्यान से देखेंगे कि जो हमारी राइस की क्रॉप होती है, कौन सी क्रॉप, जिसको हम धान की क्रॉप बोलते हैं। तो धान की क्रॉप में टिलरिंग वाला स्टेज, यानी कि धान में जब कल्ले निकल रहे होते हैं, एक धान लगाते हैं और धान से ढेर सारे अगल बगल से ऐसे ढेर सारे जो धान निकल रहे होते हैं, तो ये जो होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलरिंग वाली प्रोसेस। तो जब टिलरिंग हो रही होती है उस समय पर पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जब पेनिकल निकल रहा होता है, पेनिकल बोले तो इनफ्लोरोसेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, पुष्पक्रम कहते हैं। तो ये पुष्पक्रम वाली जो अवस्था होती है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इस समय भी पानी चाहिए। और हेडिंग और फ्लावरिंग वाला जो टाइम होता है, इस समय भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। सीआरआई स्टेज के आगे अगर हम बात करें तो सीआरआई स्टेज जो होता है क्राउन रूट इनिशिएशन होता है।
CRI स्टेज ये 21 दिन पर बुआई, गेहूं की जो बुआई होती है 21 से 25 दिन के बाद ये स्टेज आती है। CRI स्टेज के बारे में मैंने आप लोगों को गेहूं की कल्टीवेशन में डिटेल में पढ़ाया है। तो CRI स्टेज जो होती है वो क्रिटिकल होती है। इसके अलावा टिलरिंग वाली स्टेज, इसमें भी जब कल्ले निकलने लगते हैं वो वाली स्टेज, फिर लेट ज्वाइंटिंग स्टेज यानी कि जब इसमें एक गांठ तो नीचे लगती है, एक जब दूसरी गांठ लगनी होती है, जैसे जब आप कभी गेहूं के पौधे देखोगे तो एक गांठ तो यहाँ लगती है नीचे, एक गांठ फिर यहाँ लगती है, इसके बाद फिर यहाँ से निकलता है और यहाँ पर आके इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है, गेहूं की बाली बन जाती है। तो ये वाला जो स्टेज है, जो ये लेट ज्वाइंटिंग वाला स्टेज है, इसी को कहा जाता है। और लेट ज्वाइंटिंग स्टेज के बाद फिर फ्लावरिंग आता है, फिर मिल्किंग आता है और फिर ड्रॉट स्टेज आता है। तो ये इतने स्टेज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेज होते हैं गेहूं में। और ये 6 स्टेज क्रिटिकल होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है? सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है CRI स्टेज। और दूसरा सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज कौन सा होता है? सबसे ज्यादा तो ये होता है। और दूसरा होता है हमारा क्या कहते हैं, फ्लावरिंग वाला स्टेज, फ्लावरिंग और मिल्किंग वाला स्टेज। ये दोनों स्टेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेज की बात कर रहे होते हैं तो टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज से लेकर ड्रॉट वाली स्टेज तक ये सभी इसमें क्या होता है, इसमें ये सभी जो स्टेज होते हैं सभी के सभी क्रिटिकल स्टेज होते हैं। टेसलिंग का मतलब जब इसमें मेल फ्लावर निकल रहा होता है, जिसको मक्के में सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको टेसल बोलते हैं। और सिल्किंग यानी कि फीमेल पार्ट, जब मक्के में मेल और फीमेल पार्ट निकल रहा होता है और जब बालियां सूख रही होती हैं, उस समय पर मक्के में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। शुगर केन की बात, सोरघम की अगर हम बात करें, सोरघम जिसको हम क्या कहते हैं, सोरघम को हम कहते हैं ज्वार। तो ज्वार में जो फ्रूटिंग वाला स्टेज होता है, फिर ब्लूमिंग वाला स्टेज यानी कि जिसको फ्लावरिंग वाला स्टेज बोलते हैं, फिर मिल्किंग और ड्राउट वाला जो स्टेज होता है, इसमें सोरघम यानी कि ज्वार में हमको पानी की जरूरत पड़ती है। अगला है हमारा पर्ल मिलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्ल मिलेट को हम बोलते हैं बाजरा। बाजरा क्या होता है? बाजरा में जो हेडिंग होता है और फ्लावरिंग होता है, हेड वाला स्टेज और जो फ्लावरिंग वाला स्टेज होता है, ये दोनों स्टेज, हेडिंग का क्या मतलब होता है, जो बाजरा होता है, बाजरा का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, बाजरा का जो पुष्पक्रम होता है, बाजरा के पुष्पक्रम को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो जब इसमें पुष्पक्रम निकल रहा होता है, गुल्ला निकल रहा होता है, यानी कि बाली जब निकल रही होती है तो उसको हिडिंग स्टेज बोलते हैं। और बाली निकलने के बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, तो फ्लावरिंग वाली स्टेज। ये दोनों स्टेज इसमें काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है। इसके अलावा हमारा आता है फिंगर मिलेट, इस तरीके से होता है। इसको फिंगर मिलेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये ढेर सारी उंगलियां, जैसे हमारे पंजे में ढेर सारी उंगलियां होती है, 4 5 उंगलियां होती है ना, 5 उंगलियां होती हैं, तो वो 5 उंगलियां ऐसे लग रहा है निकल रहा है, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको फिंगर मिलेट कहते हैं। तो फिंगर मिलेट में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है प्री प्रीमोर्डियल इनिशिएशन। प्रीमोर्डियल इनिशिएशन यहाँ पर ये जो निकल रहा है, इसी को प्रीमोर्डियल इनिशिएशन बोलते हैं। जब ये चीज निकल रही होती है तो उस समय पर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। और प्रीमोर्डियल इनिशिएशन के बाद जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है, जब इसमें फ्लावर लगने लगता है, तो उस स्टेज में भी इसमें इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। इसके आगे हम बात करते हैं चिकपी, जिसको हम क्या कहते हैं, चना। ये लेट वेजिटेटिव फेज और पॉड डेवलपमेंट, ये दोनों जो फेज होता है उसमें हम चने में सिंचाई करते हैं। अगर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग हम सिंचाई कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि फ्लावर ज्यादा गिरने लगता है। इसके अलावा जहां पर भी आपको फ्लावरिंग दिख रही है तो ये एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग की नहीं है, यानी कि फ्लावरिंग से जस्ट बिफोर आफ्टर, जस्ट बिफोर ऑफ फ्लावरिंग, यानी कि फ्लावरिंग से तुरंत पहले। ऐसे समझो कि जैसे मान लेते हैं कि 4 से 6 दिन बाद फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाला है, तो उस समय पर हम क्या करते हैं, अपने फसल में सिंचाई करते हैं। जैसे मटर है, मटर में फ्लावरिंग और अर्ली जो पॉड का डेवलपमेंट होता है उस समय पर सिंचाई करते हैं। ब्लैक ग्राम जो है इसमें फ्लावर और पॉड वाला जो स्टेज होता है ये क्रिटिकल होता है। ग्रीन ग्राम जो है इसमें फ्लावरिंग और पॉड सेटिंग वाला स्टेज क्रिटिकल होता है। लूसर्न जो होता है वो आफ्टर कटिंग एंड फ्लावरिंग, यानी कि कटिंग के बाद, जैसे लूसर्न जो होता है बार बार काटते हैं, तो जैसे एक बार कटाई हुई तो एक बार कटाई करने के बाद दोबारा इसमें सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद जो फ्लावरिंग वाला स्टेज होता है उसमें सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है। सिंचाई की जरूरत मतलब क्रिटिकल स्टेज होता है। अगर उस समय पर पानी नहीं मिलेगा तो दिक्कत होती है। तो अगर या तो बरसात से पानी मिल जा रहा है तो कोई बात नहीं, अन्यथा हमको सिंचाई करनी पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास तमाम प्रकार की बीन्स होती है, जैसे क्लस्टर बीन, डोलिकस बीन, लबलब बीन, तमाम तरीके की बीन्स होती है, यानी कि फलियां जो होती हैं, इनकी जो सिंचाई का क्रांतिक अवस्था होती है, ये होती है एक तो फ्लावरिंग वाली स्टेज और दूसरा होता है पॉड सेटिंग वाली स्टेज। ये जो दो स्टेज होती है ये दोनों काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है। आगे हम बात करते हैं ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट जो हमारा होता है ये तो फ्लावरिंग वाला स्टेज, जब इसमें फ्लावरिंग हो रही होती है और फ्लावरिंग और फर्टिलाइजेशन जैसे ग्राउंड नट में कंप्लीट हो जाता है, तो ग्राउंड नट में पेग फॉर्मेशन होता है और ये पेग जो होता है ये जमीन में जाने लगता है।
तो पेग फॉर्मेशन वाला स्टेज और पॉड डेवलपमेंट वाला स्टेज, ये तीनों स्टेज जो होती है ग्राउंडनट की, ये तीनों की तीनों स्टेज काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है ऑयल सीड क्रॉप में। फिर सोयाबीन है, सोयाबीन में जो फ्लावरिंग वाली स्टेज जिसको ब्लूमिंग स्टेज बोलते हैं और सीड फॉर्मेशन वाली स्टेज, ये दोनों स्टेज जो होती है ये काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है सोयाबीन की सिंचाई करने के लिए। सनफ्लावर की बात करते हैं तो इसमें बटनिंग होता है। बटनिंग का मतलब समझते हो? जब इसमें बटन बन रहे होते हैं, जैसे जब आप कभी सनफ्लावर देखे होंगे तो सनफ्लावर का फूल किस इस तरीके से होता है, तो इसमें ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसी को बटनिंग बोलते हैं। तो जब ये निकल रहा होता है ये वाला स्टेज, नी हाइट स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, अर्ली सीड फॉर्मेशन स्टेज, ये सभी स्टेज जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सनफ्लावर के लिए। फिर हमारा है सिस्मम, जिसको तिल बोलते हैं। ये ब्लूमिंग स्टेज से लेके मैच्योर तक, यानी कि जब इसमें फ्लावर निकलना स्टार्ट होता है तब से लेके जब तक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक इसमें पानी की जरूरत पड़ती रहती है। तो हमको फ्रीक्वेंट इरिगेशन करना चाहिए। एक चीज और है कि अगर तिल में वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो गई तो तिल की फसल हमारी नष्ट हो जाती है। तो हमको अपनी फसल को वाटर लॉगिंग कंडीशन से भी बचाना होता है तिल की फसल को। आगे अब हम बात करेंगे वाटर यूज इफिशियंसी, यानी कि जल उपयोग दक्षता जिसको हम कहते हैं। वाटर यूज इफिशियंसी मीन्स हाउ टू यूज लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर वेरी इफिशियंटली। जैसे हमको 10 लीटर पानी दे दिया गया, हमने क्या किया, 10 लीटर पानी बाल्टी में ले लिया और बाल्टी से अपने मुंह में किसी ने हमारे मुंह में उड़ेल दिया। अब 1 मिनट के अंदर 10 बाल्टी पानी हमारे मुंह में उड़ेल दिया तो हम पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। तो हमारी दक्षता खराब हो जाएगी। हम 1 से 2 घूंट पानी पी पाएंगे और सब पानी हमारा गिर जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम क्या करें, उसमें अगर हम पाइप लगा दें, पाइप लगा के हम पिएँ, स्ट्रॉ लगा के पिएँ, तो हम सब पानी आराम से पी लेंगे। तो हमारे पास वो 10 लीटर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम उसको 2-3 दिन तक पी जाएँगे। लेकिन अगर ऐसे भी कोई पिला दे, बिल्कुल ऐसे बाल्टी मुँह के लगा के उलट दे, तो हम नहीं पी पाएँगे। तो उस कंडीशन में हमारी वाटर एफिशिएंसी घट जाएगी और जब हम स्ट्रॉ लगा के पिएँगे तो हमारी वाटर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ये तो हमारा होता है डेफिनिशन कि हमारे पास जो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसको हम एफिशिएंटली कैसे यूज करें। फॉर्मूले से डेफिनेशन की बात करते हैं तो वाटर यूज एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, जो इसका यूनिट होती है, वो किलोग्राम हेक्टेयर पर सेंटीमीटर होता है। इसको वाटर यूज एफिशिएंसी इसको इसी तरीके से मेजर किया जाता है। अगर हम टाइप ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करें तो वाटर यूज एफिशिएंसी दो तरीके से होती है। एक तो होती है हमारी फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी और दूसरी होती है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। तो जो फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, यानी कि हमने खेत में जितना पानी दिया, जैसे मान लेते हैं 10 लीटर हमने खेत में पानी दिया। अब 10 लीटर खेत में पानी देने के बाद हमको कितना प्रोडक्शन मिला। अब इसमें कितना प्रोडक्शन मिला इसको हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे लिखते हैं ईटी बोले तो इवापोट्रांसपिरेशन। एस फॉर क्या लिखेंगे, ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमको ग्राउंड वाटर से पानी मिल गया है वो। और डी फॉर डीप पर्कुलेशन, जो डीप में चला गया है पानी उसको। इन तीनों को जोड़ के नीचे लिख देते हैं और इन दोनों का जो रेशियो आता है उसको हम कहते हैं फील्ड यूज इफिशियंसी। इसमें हमारा जो मिट्टी होता है, मिट्टी के अंदर इवापोरेशन, परकुलेशन, ग्राउंड वाटर, मॉइस्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सभी कैसी है, ये सभी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी को। क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो इसमें हमको सबसे पहले तो क्रॉप यील्ड कितनी हो रही है। अगर मान लेते हैं हम 10 लीटर पानी दे रहे हैं तो 10 लीटर पानी अगर हमने पौधे को दिया, यहाँ पर पौधे को दे रहे हैं, यहाँ फील्ड को नहीं, यानी कि हमने पौधे को जो 10 लीटर मान लो पानी दिया तो 10 लीटर पौधे में पौधे ने कितना उत्पादन किया और उस उत्पादन को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे तीन चीजों को जोड़ के एक साथ लिखेंगे। कौन कौन, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन और ग्राउंड वाटर से जो हमको पानी, सॉरी जो मेटाबॉलिक जो हमको पौधा है, मेटाबॉलिक जो यूज के लिए यूज किया गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना क्रॉप वाटर एफिशिएंसी, तो उसमें यही चीज तो बताई थी, यही तीनों। तो इसी का जो रेशियो होता है क्रॉप यील्ड अपॉन ईटीजी, बोले तो इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन और जी फॉर मेटाबॉलिक यूज ऑफ प्लांट। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी। ये यहाँ पर आपको दो चीजें बहुत डिटेल में याद कर लेनी है। एक तो क्रॉप वाटर यूज इफिशियंसी का फॉर्मूला ये है और फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी का फॉर्मूला ये है। दोनों देख लो, अच्छे से याद कर लो। इसमें जो नीचे वेरिएबल लगे हुए हैं इसको आपको जरूर याद कर लेना है कि ये नीचे हैं क्या क्या। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रॉप से जो केवल पानी लॉस हो रहा है केवल वही चीज है, जैसे इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन और मेटाबॉलिक में जो यूज हो रहा है, यानी कि केवल पौधे से संबंधित चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखो, जबकि आपको एस फॉर ग्राउंड वाटर पानी का कंट्रीब्यूशन कितना है, डी फॉर यहाँ पर डीप पर्कुलेशन भी यूज किया जा रहा है और ई टी और इवापोर ट्रांसपिरेशन भी यूज हो रहा है। इसमें ये सभी चीजें यूज हो रही हैं जो कि पानी, जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मिट्टी के अंदर ग्राउंड वाटर ज्यादा होगा तो वो भी यहाँ पर ऐड हो रहा है।
लेकिन क्रॉप में नहीं यूज़ हो रहा है। क्रॉप में केवल यही 3 चीज़ें यूज़ हो रही है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हमारा पेड कोर्स खरीदने के लिए व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।